जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 20वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज यूरोप का राजदूत था। वह भारत आया तो उसने जो पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में उसने विभाजित किया था, लिखा था। ए 3, बी 4, सी 6 और डी 7। इसका सही उत्तर है 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए सामाजिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी आर्थिक जीवन। राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। यह अर्थशास्त्र पुस्तक है, ठीक ना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए कलिंग, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी अफगानिस्तान। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी अशोक महान। यहाँ अशोक को ही अशोक महान कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का प्रथम महल मुख्यतः किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ए मिट्टी का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी ईंटों का। जी हाँ, लकड़ी का बना था। बराबर गया जिले में बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं। आपको बताना है कि इसका आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किसने किया? ए आजीविकों ने, बी तांत्रिकों ने, सी जैनों ने, डी थारुओं ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। आजीविकों ने किया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए अशोक का सुपारा अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख और डी कलिंग अभिलेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख सही उत्तर है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा स्तंभ है, उसके बारे में बताना है। ए क्वीन स्तंभ, बी रुमिनदेई स्तंभ, सी मस्की का लघु स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। तो ये जो भाब्रू स्तंभ है, इसी में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका बचपन का नाम या दूसरा नाम दिया हुआ है। नीचे आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो क्या सही उत्तर होगा वो आपको देखना है ध्यान से। चलिए, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त सेंट्रोगोटस का नाम था। और बिंदुसार, तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अशोक, अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी कहा गया। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, पहले से जानते हैं। तो जो ऑप्शन बना वो बना 2 3 1 4, यही ना, 2 3 1 4। तो आप देख लें ऑप्शन में 2 3 1 4 कहाँ है।
2314, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक ना। आगे देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए समुद्रगुप्त द्वारा, बी हर्ष द्वारा, हर्ष का मतलब हर्षवर्धन से है, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और डी कनिष्क द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर है ये। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? ए ऋषिकेश में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी देवप्रयाग में। कालसी में सही उत्तर है ये। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक, बी खरगोन, सी चंद्रगुप्त, डी गौतम बुद्ध। तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, इसे बनवाया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ए चार्ल्स मैटकाफ, बी हैरी स्मिथ, सी जॉन टावर, डी जेम्स प्रिंसेप। ये पीसीएस में भी आ चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, आरआरबी में पूछा जा चुका है, और उसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए शिलालेख फर्स्ट, बी शिलालेख चतुर्थ, सी कहता है शिलालेख 11वां और डी कहता है शिलालेख 13वां में। तो सही उत्तर यही है, शिलालेख 13वें में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। ये अशोक का शिलालेख है। ठीक ना। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ए हेमू, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो जो मेगास्थनीज आया था, यूनानी राजदूत था, ये भारत में आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ए 350 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 170 ईसा पूर्व में, डी 251 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ए विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, बी अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध लड़ा था उसमें भीषण रक्तपात को देखने के बाद उसने युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या किया? त्याग दिया, है ना, और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, आपको पता होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी पाली व ब्राह्मी, सी संस्कृत व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है उसका वह है प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए बौद्ध ग्रंथ, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस और डी ब्राह्मण साहित्य। क्या मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल, है ना। वृषल क्या है? निम्न कुल है, ऐसा उस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखें। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने किसका विकास किया था? एक कहता है संस्कृति, कला व साहित्य का, दो कहता है सोने के सिक्के का, तीन कहता है प्रांतीय विभाजन का, चार कहता है हिंदू कुश तक साम्राज्य का विकास किया था।
अब ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से चारों में से सही उत्तर कौन सा है मौर्य नरेशों के बारे में। तो आप बताएं। तो उन्होंने संस्कृत कला व साहित्य का भी विकास किया, प्रांतीय विभाजन भी किया, और हिंद कुश तक साम्राज्य था उनका। सोने के सिक्के से इनका संबंध नहीं था। तो 1 3 4 का ऑप्शन सही है, ये है डी ऑप्शन। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। उसका कारण बताया गया है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। नीचे आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से सही क्या है। ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। और डी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है। आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है कौन कौन सा। ए कहता है पहला और 9वां शिलालेख, बी कहता है पहला और 10वां, सी कहता है दूसरा एवं 13वां, डी कहता है दूसरा एवं 14वां। तो दूसरा एवं 13वां शिलालेख जो है वो संगम राज्य के बारे में हमें बताता है। कथन और कारण संबंधी एक और प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो देखिए ध्यान से, कथन कहता है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसका कारण बताया गया दूसरे कथन के रूप में, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। अब ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से सही उत्तर क्या है। ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कथन तो गलत है किंतु कारण सही है। और डी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर भी ए ऑप्शन सही है, कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कारण इसीलिए उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का क्या किया, प्रसार किया, है ना। तो ये दोनों सही हैं, सही व्याख्या हो रही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ए विशिष्ट कलिंग राज्याधीश, बी रुमिंदेई, सी कालसी और डी मास्की राज्यादेश। तो मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, डी सही उत्तर है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ए स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है, बी ये अखंड हैं, सी इन पर बढ़िया पॉलिश है, और डी कहता है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। आपको बताना है कि अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ हैं उनके बारे में इनमें से कौन सा वक्तव्य गलत है। 3 सही है, ये गलत है। तो शुरुआत के जो तीनों हैं वो सही हैं, है ना। ये जो डी ऑप्शन है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यह सही नहीं उत्तर है, यही वक्तव्य गलत है। आगे देखिए, सही उत्तर है ये इस प्रश्न के लिए। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त, डी बिंदुसार। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, इंपॉर्टेंट है ये। अशोक ने की, बिल्कुल सही उत्तर है ये।
सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रांत लिखा हुआ, दूसरी तरफ उसकी राजधानी लिखी हुई है और नीचे ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है उनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा सही उत्तर होता है। ठीक ना। उत्तरापथ, उत्तरापथ प्रांत की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र इसकी उज्जैनी थी और प्राची जो पूर्वी प्रदेश कहा गया उसकी पाटलिपुत्र थी। तो 1 2 3 4 सही ऑप्शन मिले। आप देख लें कहाँ है 1 2 3 4। यह है 1 2 3 4। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, बी बृहत कथामंजरी, सी अष्टाध्यायी, डी मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ए निग्रोध से ही, बी नागार्जुन से, सी उपगुप्त से और डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समझ मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।